एक ऐसा इलाका जहां सरहदें विवादित हैं, जहां पड़ोसी देश न्यूक्लियर पावर हैं। ऐसे में कोई भी देश अपनी आज़ादी, अपनी सॉवरेनिटी को कैसे बचाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल आज साउथ एशिया के भविष्य की कहानी लिख रहा है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। हम समझेंगे भारत के स्ट्रेटेजिक असेंट को, यानी वो सोची समझी राह जिस पर चलकर भारत अपनी स्वायत्तता, अपनी ऑटोनॉमी हासिल कर रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी भारत और फ्रांस के रिश्तों की। फिर देखेंगे भारत के अपने यानी इंडिजिनस डिफेंस प्लान्स को। समझेंगे कि इस इलाके में किस तरह का दबाव है, हिमालय में भारत की तैयारी कैसी है, और आखिर में नजर डालेंगे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के भविष्य पर। तो आइए इस स्ट्रेटेजिक पजल के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, और ये हिस्सा जुड़ा है भारत और फ्रांस की एक बहुत ही अहम डिफेंस पार्टनरशिप से। एक ऐसी पार्टनरशिप जहां दोनों देशों के अपने अपने हित भी हैं और आत्मनिर्भर बनने की सोच भी। इस पार्टनरशिप के केंद्र में है 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की एक बहुत बड़ी डील। हम बात कर रहे हैं रफाल जेट्स की। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो सोचिए, ये ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को जबरदस्त ताकत देगी, बल्कि इस पूरे रीजन में पावर बैलेंस को भी बदल कर रख सकती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ नए नवेले फाइटर जेट्स खरीदने की नहीं है। भारत का असली फोकस है मेक इन इंडिया पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि इस डील में कम से कम 60% हिस्सा स्वदेशी हो, मतलब भारत में बना हो, और ये डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो रणनीति यहाँ बिल्कुल साफ है। देखिए, भारत सिर्फ एक कस्टमर बनकर नहीं रहना चाहता, वो एक पार्टनर बनना चाहता है। एक ऐसा पार्टनर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग कर रहा है, जो चाहता है कि एयरक्राफ्ट के जरूरी हिस्से यहीं भारत में बने, कि इसमें भारत के अपने वेपन सिस्टम्स पूरी तरह से इंटीग्रेट हों, और तो और अगली पीढ़ी के फाइटर इंजन को बनाने में भी साथ काम हो। और यहीं से हम भारत की स्ट्रैटेजी के कोर यानी उसके केंद्र तक पहुंचते हैं, और वो है आत्मनिर्भरता। देखिए, फॉरेन पार्टनरशिप जरूरी तो है, लेकिन असली मकसद तो देश के अंदर ही एक मजबूत मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करना है। इस मेक इन इंडिया डिफेंस स्ट्रैटेजी के आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। दूसरा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को देश में लाना। और तीसरा, अपने ही देश में रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D को और भी मजबूत करना। इसका एक जीता जागता उदाहरण है लाइट टैंक प्रोग्राम। आज भारत में 3 अलग-अलग लाइट टैंक प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। एक है DRDO का जोरावर, दूसरा एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी बना रही है, और अब तीसरा डिफेंस PSU AVNL ने भी एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इससे होता क्या है? एक तो आपके पास विकल्प होते हैं, और दूसरा इनोवेशन और कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलता है। और आत्मनिर्भरता के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? खैर, इसका जवाब भारत के आसपास के माहौल, उसके मुश्किल और अक्सर तनाव भरे पड़ोस में छिपा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने 2020 में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पेंटागन का अनुमान है कि 2030 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जो इस पूरे रीजन की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच एविएशन हिस्टोरियन टॉम कूपर ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स न्यूक्लियर साइट पर एक प्रिसाइज स्ट्राइक की थी। उनके मुताबिक ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था, अपनी ताकत दिखाने के लिए, लेकिन इस तरह से कि मामला हाथ से ना निकल जाए। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। एक तरफ है टॉम कूपर का दावा, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित है। उनका मानना है कि ये स्ट्राइक हुई और इसी की वजह से पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हुआ। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स इस बात से साफ इनकार करती है। तो सच क्या है? हो सकता है सच कहीं बीच में हो। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी यानी एक सोची समझी धुंध के पीछे छिपा हुआ। तो चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब ऑन ग्राउंड कैसा दिखता है। इस रीजनल टेंशन के बीच भारत अपनी सीमाओं को, खासकर हिमालय के ऊंचे इलाकों को महफूज करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 43 टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस बनाए गए हैं। अब ये सिर्फ मामूली चेकपोस्ट नहीं है,
ये वो स्ट्रैटेजिक हब्स हैं जिन्हें घुसपैठ रोकने और इस मुश्किल इलाके में एक्टिव आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बेस करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर हैं, जहां से सीआरपीएफ के जवान हाई एल्टीट्यूड सर्च और असॉल्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं। जाहिर है, ये दिखाता है कि इतने मुश्किल हालात में भी ऑपरेट करने की क्षमता मौजूद है। तो अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। भारत की स्ट्रेटेजिक सोच आने वाले कल के युद्ध के मैदानों यानी फ्यूचर बैटलफील्ड्स के लिए कैसे तैयार हो रही है। आने वाले वक्त में लड़ाई सिर्फ जमीन, हवा या पानी में नहीं होगी। एक्सपर्ट्स अब एक ऐसी नेशनल बॉडी बनाने की बात कर रहे हैं जो कॉग्निटिव डोमेन की लड़ाई लड़ सके, यानी इन्फॉर्मेशन, नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का युद्ध क्षेत्र। क्योंकि आज की लड़ाई में जमीन जीतने से ज्यादा जरूरी है लोगों का दिल और दिमाग जीतना। तो भारत की जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी है वो इन्हीं पिलर्स पर खड़ी होगी। देश में बने एआई सर्वर प्लेटफॉर्म्स, एडवांस्ड ऑटोमोटिव डिफेंस टेक, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स और जैसा हमने कहा कॉग्निटिव डोमेन ऑपरेशंस। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस दौर में जहां गठबंधन हर रोज बदल रहे हैं और खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, क्या आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी और आखिरी रणनीति है? ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक भारत की स्ट्रेटेजिक दिशा तय करेगा।